गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई से संबंधित और यूपीएसआई से रिलेटेड। जैसा कि मैं आपको रोज बता रहा हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है और आज हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का चौथा दिन है। तो फोर्थ क्लास है हमारी। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं अपने कोर्सेज के बारे में। तो हमारे अगर कोर्सेज की बात करें तो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कुछ पेड बैचेस हैं, जिसमें यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, बिहार के एग्ज़ाम्स, एसएससी जीडी, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स और इन सारी चीज़ों के कोर्सेज चल रहे हैं। आपका जो भी एम है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए और हमारे ये दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज लेने के बाद अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और धार दे सकते हैं। तो आइए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम शुरू करते हैं। उससे पहले आइए जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आके जुड़िए और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों, किसकी बात कर रहा है, डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। क्या है ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा। आ जाइए हमारे साथ, जल्दी से जुड़िए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है, सबसे पहली बात देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले बताया है, जिसमें आपको आंसर में हिंट मिल जाता है। और जब आपको आंसर मिलता है यानी कि हिंट मिलता है तो आप वहां पे पेपर में जब जाते हैं देने तो आंसर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके आंसर में किसकी बात कर रहा है, डिजिटल है ये क्वेश्चन में। और डिजिटल से संबंधित अगर हम बात करें तो यहां पे कहीं पे क्या डिजिटल से संबंधित कुछ है। हाँ सर है, एक है डिजिटल ग्लोबल पार्टनरशिप और एक है डिजिटल नेशंस। ठीक, तो आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, इसका आंसर होगा डिजिटल नेशंस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 2014 में इसे स्थापित किया गया है। और ये जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे देश एक ऐसा समूह इन्होंने बनाया है जिसे डिजिटल नेशन कहा जाता है। और ये अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयासरत है या प्रयत्नरत है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक एल्गोरिदम, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को डैश कहा जाता है। तो एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो ये कोडिंग्स होती हैं, कुछ कोडिंग्स होती हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाएगा। तो जो एल्गोरिदम है उसको दिखाना भी तो पड़ता है, उसको बताना भी पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हमको बनाने पड़ते हैं फ्लो चार्ट। ठीक, क्या बताने पड़ते हैं, फ्लो चार्ट। तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का क्या मतलब हुआ, भाई एक चार्ट बनाया, एक चार्ट हमने बनाया और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले, उसके जरिए हम अपनी चीजों को प्रदर्शित कर सकते हैं, दृश्यमान कर सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू चीजों को समझाया जाता है। तो वो जो डायग्राम्स और जो पिक्चर्स की बात आती है वही क्या होती हैं, वही होती हैं फ्लो चार्ट्स। ठीक है, एरे की अगर बात कर लें तो एरे होता है जब आप कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं, इफ की कंडीशन, एस की कंडीशन, ये सारी की सारी कंडीशंस कैसी होती हैं, कोडिंग में काम आती हैं। ठीक, इसी के तहत लूपिंग की भी बात आती है, ये भी किससे संबंधित होती है, कोडिंग से संबंधित होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की बात। अगला साइंस का क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर, बताएं जल्दी से, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा।
क्या होगा इसका आंसर? तो बाद में भी जो लोग इन वीडियोस को देखेंगे वो इनमें कमेंट जरूर करें। क्या विटामिन डी होगा, विटामिन ए है कि विटामिन ई है कि विटामिन सी है? आंसर इसका क्या होगा? ये क्लास मैंने पढ़ाई हुई है, जो हमारे रेलवे के प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं, साइंस की क्लासेस, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। आइए यहाँ पे भी इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, एक बढ़िया सी ट्रिक आप समझ लीजिए, या पढ़ने का एक तरीका। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? AIR, एयर, हवा या वायु, आप जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए होगा। ठीक, आइए अब इसके बारे में कुछ डिटेल जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, जिससे आपका इजीली रिवाइज हो जाए। तो विटामिन की अगर बात करें, ये विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी अल्प मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। ठीक, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी अल्प मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, और अगर इनकी कमी हो गई, तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो उससे जो हमारा शरीर है वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। भले ही मात्रा अल्प है, लेकिन इन चीजों की जरूरत हमारे शरीर को हमेशा बनी रहती है। विटामिन के बारे में अगर बात करें, विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन जो पुराने समय में या जमाने में खोजे गए थे, तो क्वेश्चन बनता है कौन से व्यक्ति ने इसकी खोज की थी? कौन थे खोजकर्ता? तो इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था भाई? हॉपकिंस। और जो इसका नामकरण किया था, जिस व्यक्ति ने इसका नामकरण किया था, तो नामकरण किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, और नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ की अगर बात करें तो प्रारंभ में कितने विटामिन थे? तो प्रारंभ में जो ज्ञात विटामिन की संख्या थी वो थी 13। लेकिन अगर आज के समय में, यानी कि वर्तमान समय की अगर बात कर ले, तो वर्तमान समय में लगभग 30 के आसपास विटामिन की खोज की जा चुकी है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे जनरली क्या बनता है? क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आएगा तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में विटामिन की संख्या कितनी थी? तो विटामिन की कितनी संख्या थी? 13 संख्या थी। ठीक, आ जाइए जल्दी से क्विक व्यू कर लेते हैं और इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन की बात करें, पहला विटामिन कौन सा? विटामिन ए हो गया। ठीक, विटामिन ए। अब इसका केमिकली या बायोलॉजिकली नेम क्या होगा? तो विटामिन ए का केमिकली या बायोलॉजिकली नेम क्या है? रेटिनॉल। ध्यान से एक बार इस क्लास में आइए, जुड़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारी चीजों को याद करके जाइए। ऑलराइट, चलिए, तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी है? इसकी कमी से होती है रतौंधी। कौन सी बीमारी? रतौंधी। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसी को इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑलराइट, चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले, क्या बोला जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाएगा। अब बात आती है, सर ये तो आपने बता दिया, बीमारी हो गई और सारी चीजें, अगर कमी हो गई तो दूर कैसे करेंगे? तो दूर कैसे होगा? जो चीजें लाल रंग की होती है, जैसे गाजर की बात कर ले, या नारंगी रंग की होती हैं, उनमें चांसेस होता है कि 95-96% तक उसमें विटामिन ए होता है। और विटामिन ए होता है तो आम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल केला हो सकता है, थोड़ा बहुत केले में भी होता है, लेकिन मुख्यतः गाजर और आम में होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट विटामिन की अगर बात कर ले, अगला हमारा विटामिन कौन सा होगा? अगला विटामिन, विटामिन बी, यानी कि विटामिन B1 की बात कर रहा है। देखिए भाई, विटामिन की फैमिली होती है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन B4 और विटामिन B8 नहीं होते। ठीक, तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन बी, यानी कि विटामिन B1 की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो विटामिन बी का क्या नाम होगा? विटामिन बी का नाम होगा थायमिन। ठीक है, क्या नाम होगा? थायमिन। ठीक, अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। क्या हो जाएगा भाई? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। कैसे याद रखें? सर बेर खाते हैं, तो विटामिन बी की कमी से क्या हो गया? बेरी बेरी हो गया।
ठीक, बेरी बेरी। इसके बाद आगे नेक्स्ट विटामिन की बात कर लें, बी की फैमिली में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि काफी बड़ा विटामिन है ये। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कौन से विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं। क्या है इसका केमिकली नेम, इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अब विटामिन बी या विटामिन फैमिली के लिए मैं कुछ बातें आपको बता दूं। अगर इसकी कमी है या इसकी कमी हो जाती है तो सबसे बढ़िया होता है आयरन से, जिन चीजों में आयरन बहुत होता है उन आयरन रिच फूड जो होते हैं उनका ज्यादा सेवन करना चाहिए। जैसे पालक हो गई, जैसे मेथी हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, साथ में गुड़ हो गया और चना वगैरह हो गया जिसे स्प्राउट्स कहा जाता है। तो अगर आप इन सारी चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है इसका केमिकली नेम या मेडिकल नेम, इसका क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक, इसकी कमी से क्या होगा, कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसे सूखा रोग भी कई बार बोला जाता है। बच्चों में जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं और साथ में डी में भी होता है, लेकिन यहां पे भी स्कर्वी में क्या होता है, जो हड्डियां वगैरह हैं वो थोड़ी मुलायम होने लगती हैं। दूसरी बात, विटामिन सी की सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो उन लोगों में आती है, आपने देखा होगा, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे ही मौसम बदला पता चला उन्हें फिर से बुखार हो गया। क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र से क्या मतलब हुआ, मतलब उनके अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता क्या हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। तो इससे रिच फूड कौन से हो जाएंगे, जिनमें विटामिन सी होगा, तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, विटामिन सी से रिच होती हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पराग जैन जी, गुड इवनिंग जी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़िए आराम से और जितने भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं आप उनका आंसर करते चलेंगे। ठीक है, आइए। तो विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि स्कर्वी की बात करता है। ठीक, तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी, या एक और बात आती है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाएगी। एक और हमारे स्टूडेंट है कुणाल झा जी, नमस्ते सर, नमस्कार जी, आइए और यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होइए, पढ़िए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है भाई विटामिन, तो अगला जो विटामिन है, अगले विटामिन की बात कर ले, विटामिन डी। ठीक, आजकल सर्दी है, घर वाले अक्सर टोकते हैं, क्या दिन भर पढ़ते रहते हो, रजाई में घुसे रहते हो, जाओ थोड़ा धूप लो, सर्दी की धूप लो, अपने शरीर में विटामिन डी बनाओ। अक्सर ये ताने मिलते हैं। ठीक, हाँ कुणाल जी, सर क्लास रोज होगी क्या, हाँ जी बिल्कुल रोज होगी, आप इसी टाइम पे हमारे साथ जुड़िए। जो भी आपका 1.5 या 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तब तक जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक चीज का रिवीजन करवा दिया जाएगा। और यकीन मानिए, हमारा जो चैनल है, आप जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, जितना भी कंटेंट है, जितना भी मटेरियल है, जितनी भी क्लासेस है, वो सब आपको मार्केट में सबसे बेस्ट मिलेंगी। मैंने पहले भी बताया है, हमारे कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे दिए जाते हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है शशांक जी, आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका जो केमिकल या मेडिकल या बायोलॉजिकल नेम होगा तो क्या होगा, इसका विटामिन डी का नाम, तो विटामिन डी का नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होगा, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होगा, कैल्सीफेरॉल। 4 बार बोलने का, 4 बार 5 बार रिपीट करिए, यहीं पे सारी चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि अगर सो रहे कोई उठा दे, सुनो जल्दी से विटामिन डी का नाम बताओ, तो आंखों में हाँ या क्या की जगह सीधे उसका नाम आना चाहिए। तो ध्यान रखिए इस बात को, इस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और यह तैयारी कैसे मजबूत होगी, यह मजबूत होगी लगातार रिवीजन के साथ। बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी क्या होगा इसका केमिकली नेम, इसका नाम होगा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है भाई, रिकेट्स होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है, इससे उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। और जबकि जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उसमें हो जाती है ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेसिस या ऑस्टियोमेलेशिया भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियां बहुत कमजोर, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, रोजमर्रा के दैनिक जीवन के काम करने में प्रॉब्लम होती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई होती है।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये कई बार बताया है, फिर से इस क्लास में बता रहा हूं, विटामिन डी की अगर बात कर ले तो इसको भी ब्रेक किया जाता है। कैसे ब्रेक किया जाता है? मतलब एक हो गया विटामिन D2 और एक हो गया विटामिन D3। विटामिन डी को भी ब्रेक किया जाएगा। एक हो गया विटामिन D2 और एक हो गया विटामिन D3। ऑलराइट, विटामिन D2 कैसा होता है? प्लांट बेस्ड होता है, प्लांट बेस्ड होता है। और वहीं पे अगर विटामिन D3 की बात कर ले तो किससे संबंधित हो जाएगा? एनिमल बेस्ड या एनिमल से संबंधित हो जाएगा। यानी प्लांट मतलब अगर आपके शरीर में या किसी के शरीर में विटामिन D2 की कमी है तो क्या करिए? मशरूम खाइए। मशरूम विटामिन D2 रिच होता है, आपकी बॉडी में D2 की जो कमी है वो कवर अप हो जाएगी। उसी के साथ अगर विटामिन D3 की बात करें तो एनिमल रिच होता है, मतलब जानवरों से जो चीजें हमें मिलती हैं जैसे दूध, ठीक, इसके अलावा यॉक यानी कि अंडे की, अगर एग की बात करें, अगर ये दोनों चीजें आप लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। इनके भी अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, इसको भी देख लीजिए लगे हाथ, जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। विटामिन D2 का केमिकली नेम क्या होता है? इसका नाम होता है अर्गोकैल्सी। क्या नाम होता है? अर्गोकैल्सी। ऑलराइट, क्या नाम होता है? अर्गोकैल्सी। और साथ में विटामिन D3 की बात कर ले तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कोलीकैल्सी या केलीकैल्सी भी बोला जाता है, कोलीकैल्सी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो विटामिन D2 और विटामिन D3 की बात आ गई। किसकी बात है? विटामिन डी अगर करें तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखिए, विटामिन डी क्योंकि हमें धूप से मिलता है तो विटामिन डी का एक उपनाम भी है। विटामिन डी को और क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन। ठीक, तो हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा एक हो गया? वो हो गया विटामिन डी यानी कि सनशाइन विटामिन हो गया। ऑलराइट, कहां तक हम पहुंच गए? हम पहुंच गए विटामिन डी तक। आइए जल्दी से आगे इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं, जल्दी से कलर भी चेंज कर ले। तो विटामिन डी के बाद कौन सा विटामिन आ गया? इसके बाद आ गया विटामिन ई। कौन सा विटामिन आ गया? विटामिन ई। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इस विटामिन को क्या बोला जाता है? इसको एक उपनाम दिया गया है, इसे कहते हैं सौंदर्य विटामिन। क्या बोला जाता है? सौंदर्य विटामिन। क्या बोला जाएगा? सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? ब्यूटी विटामिन की भी बात की जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, ठीक, ब्यूटी विटामिन की भी बात की जाएगी। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्या बोला जाएगा? ब्यूटी विटामिन की भी बात की जाएगी। फिर से लिख रहा हूं मैं, दैट इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, और इसको बोला जाएगा सौंदर्य विटामिन। क्या बोला जाएगा? सौंदर्य विटामिन की बात की जाएगी। ठीक है, कौन से विटामिन की बात की जाएगी? सौंदर्य विटामिन की बात की जाएगी। ठीक, टोकोफेरॉल यानी कि सौंदर्य विटामिन की बात की जा रही है। ओके, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें, अब सर याद कैसे रखेंगे? हमें अगर परेशानी हो रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। सर कौन सी ट्रिक लगाएंगे? कौन से ट्रिक की आप बात कर रहे हैं? मैं फिर से लिख दे रहा हूं, टोकोफेरॉल। ठीक है, कौन से विटामिन की बात हो रही है? विटामिन ई की बात हो रही है, टोकोफेरॉल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सौंदर्य विटामिन। ठीक, अब कभी कभी आप मान लीजिए सो के उठते हैं, सो के उठे, चेहरे पे कील मुहासे वगैरह हो गए। अब मान लीजिए अगर कील मुहासे वगैरह हो गए, जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, टोक दिया, अरे चेहरे को क्या हो गया? चेहरा तुम्हारा अजीब सा लग रहा है, सूजा हुआ लग रहा है। यानी लोगों ने क्या कर दिया? टोक दिया। और जब लोगों ने टोक दिया तो टोकने का मतलब क्या हो गया? टोको। कौन से विटामिन की कमी हो गई? विटामिन ई की कमी हो गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल। अब सौंदर्य विटामिन की अगर बात आती है तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? इसकी कमी से जो स्किन वगैरह होती है उसमें झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है। ठीक, कोई व्यक्ति मान लीजिए 40 साल का है, 45 साल का है, तो पता चला वो 60 या 70 साल का लग रहा है।
तो प्रॉपर जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है जिसे कहते हैं जनन शक्ति की कमी। क्या कहते हैं? जनन शक्ति की कमी। जनन शक्ति की कमी मतलब फर्टिलिटी प्रॉब्लम की बात आ जाती है, वो अपने वंश को आगे बढ़ा नहीं पाते, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से पुरुषों में भी ये समस्या आ जाती है और महिलाओं में भी आ जाती है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब तो सर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है हमें क्या खाना चाहिए? तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया है, सबसे अच्छा सोर्स होता है स्प्राउट्स, या जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो मीट वगैरह का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो अगर स्प्राउट्स खाएंगे या जैसे चने वगैरह होते हैं भुने हुए, उन सब का सेवन करेंगे तो इन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अगला जो है वो कौन सा है? इसके बाद एक आता है विटामिन जिसको कहते हैं विटामिन के। क्या कहते हैं? विटामिन के। क्या कहेंगे? विटामिन के कहेंगे। क्या नाम होता है इसका? फिलाक्विनोन। फिलाक्विनोन। क्या होगा? फिलाक्विनोन। विटामिन के का केमिकली या मेडिकली नेम क्या होगा? फिलाक्विनोन होगा। ठीक है, फिलाक्विनोन। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से जो रक्त का थक्का है, इसकी कमी से रक्त का थक्का, इसकी कमी से रक्त का थक्का जमता नहीं है, जमना बंद हो जाता है। भाई कभी हमारे अगर चोट वगैरह लग जाए तो क्या होता है? आपने देखा है लगातार खून वगैरह बहता है। तो जब लगातार खून वगैरह बहने लगता है, ऐसी कंडीशन में अपने आप ऑटोमेटिक एक थक्का बन जाता है जो हमारे खून को लगातार बहने से रोकता है। यह काम कौन करता है? यह काम करता है विटामिन के। दूसरी बात, विटामिन के जो है, विटामिन के एक और ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। तो विटामिन डी भी बन रहा था, साथ में विटामिन के भी बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये दोनों कैसे होते हैं? क्या होते हैं? हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि विटामिन के को बढ़ाने के लिए सर क्या किया जाएगा? तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती है उनका आप सेवन करिए, तो आपके शरीर में कभी भी इन चीजों की कमी नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन के हमारे शरीर में कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में होती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। क्या होती है? बड़ी आंत। और इस बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई। और यह क्या करता है? हमारे शरीर में इस विटामिन का संश्लेषण करता है। ऑलराइट, तो विटामिन ई को बनाने का हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया भी काम करता है जिसको बोला जाता है ई कोलाई, और ये ई कोलाई कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने देख लिया, इनको आप तैयार हमारे साथ करते रही चलिए, और जितना भी आपका सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाएं। तो वे इस क्वेश्चन का आंसर की बात कर रहे थे, क्या हो गया आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी की अगर बात कर रहा है तो किस विटामिन की बात कर रहा है? विटामिन ए की बात कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ये डिटेल हमने देख लिया, आगे बात करें। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, बताएं हमें। क्या होगा इसका आंसर? पिक्चर शायद इसकी क्लियर नहीं आ रही है, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको ठीक करते हैं। हाँ जी, तो 10 सेकंड आप लोगों के हो गए हैं, बताएं मुझे इसका क्या आंसर होगा, इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? क्या होगा इसका आंसर?
आंसर इसका होगा जूट। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है। अब मेन बात ये है भाई, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? एक तो क्वेश्चन ये बन गया, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? पहली बात जूट को बोला जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात ये आ रही है, सर ऐसा क्या हो गया कि इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो क्योंकि ये गोल्डन फाइबर यानी कि जूट की बात है, और यहां पे लिखा हुआ है नायलॉन, यानी नायलॉन कैसा है? मानव निर्मित है, पॉलिएस्टर है। ये जूट के कंपैरिजन में बहुत सस्ता पड़ता है, और जब ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में आज के मार्केट के हिसाब से जो जूट है वो आउटडेटेड होता जा रहा है। ठीक, और उसके बदले में उसकी जगह कौन ले रहा है? तो नायलॉन ले रहा है। ध्यान रखिएगा ये बात। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जूट। ठीक, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन की बात करें। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डैश में घटित हुई थी। कब हुई थी भाई बताइए जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, बताएं मुझे क्या होगा इसका आंसर। यूनियन कार्बाइड के बारे में अगर बात कर लें, एक कंपनी थी बाहर की, एक फॉरेन की एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसने भोपाल में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और जब उसने फैक्ट्री लगाई थी तो उसने MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे कहा जाता है, एक जहरीली गैस उसको बनाती थी, उसका उत्पादन करती थी। अचानक से क्या हुआ, एक दिन उसमें लीकेज आ गया। उनका जो वहां पे जो औद्योगिक चल रहा था, या उनकी जो फैक्ट्री चल रही थी, औद्योगिक घराना जो चल रहा था, जो फैक्ट्री चल रही थी, वहां पे अचानक लीकेज आ गया, और अचानक से वो जो गैस थी पूरे शहर में फैल गई और कई हजार लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो कब ये हुआ था काम? ये काम हुआ था कब? 1900, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1984 में। और कहां पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। एक चीज और याद रखिएगा, MIC फुल फॉर्म क्या है यही बता देता हूं मैं। फुल फॉर्म मिथाइल आइसो, मेथिल भी बोल दिया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? बताइए भाई क्या होता है तापमान? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस? आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पहले ऑप्शन में सेंटीग्रेड बोला और उसके बाद सेल्सियस बोला, दोनों एक ही है, लेकिन सेंटीग्रेड पहले चलता था, आज के टाइम पे क्या चलता है? सेल्सियस चलता है, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? सेल्सियस बोला जाता है। तो हमारे शरीर का जो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं, 32 होता है, 98 होता है, 40 होता है कि 37 होता है? कितना होता है? कहेंगे सर हम तो लेते हैं, हमें तो पता है कि 97 98 होता है, 97.4 या 98.2 की लोग बात करते हैं, यही तो बात आती है। लेकिन वो किस में होता है? वो केल्विन में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे किसकी बात आ रही है? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात आ रही है। भाई 98 डिग्री सेल्सियस में तो जीवित ही नहीं रहेंगे, फूक के जल के मर जाएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने की जरूरत पड़ेगी, तब भी मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, बताएं मुझे क्या होगा इसका आंसर। मथुरा में कि हरिद्वार में कि त्रिशूर में कि कुंभकोणम में? कहाँ लगता है ये, कहाँ लगेगा? बताएं जल्दी से। बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरिद्वार। क्या होगा इसका आंसर? हरिद्वार होगा। तो बेसिकली 4 जगहों पर लगता है कुंभ मेला त्योहार की बात कर लें, या जिसे महाकुंभ भी कहा जाता है, महाकुंभ की अगर बात कर लें, कब लगता है? प्रत्येक प्रत्येक 12 वर्षों, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतर पे लगता है। और कुल मिला के कितनी जगहों पर लगता है? तो कुल मिला के 4 जगहों पर ये लगता है। महाकुंभ से बोला जाता है प्रत्येक
प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है ये। ठीक है, कौन कौन सी जगह आती हैं? तो प्रयागराज, या जिसे इलाहाबाद कहा जाता था या प्रयाग कहते हैं, वहां लगता है। इसके अलावा कहाँ लगता है? इसके अलावा हरिद्वार में लगता है। इसके अलावा कहाँ लगता है? इसके अलावा सर उज्जैन में है। इसके अलावा कहाँ है सर? इसके अलावा नासिक में है। याद रखिएगा, इन 4 जगहों पर बारी बारी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इसके के पीछे की एक कहानी की भी बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत की उत्पत्ति हुई थी, कलश निकला था, तो देव और दानवों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अचानक से क्या हुआ? भागदौड़ मची। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि मटका लेके सब दौड़े तो उसकी बूंदें 4 जगह पृथ्वी पर गिरी। कौन कौन सी जगह गिर गई? यही थी वो 4 जगह। और वहीं पे क्या होने लगा? लोग अपने पापों को धोने के लिए, आध्यात्मिक चीजों से ओतप्रोत होने के लिए, धर्म में डुबकी लगाने के लिए ये शहर जिन नदियों के किनारे है वहां पे जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। तो अगला हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, सर ये जितने भी शहर या जो जगह आपने लिखी है ये सारी की सारी कौन सी नदियों के किनारे हैं? तो आइए देख लें फटाफट से। प्रयागराज के बारे में आप सबको पता है, संगम की बात होती है। संगम मतलब क्या हो गया? गंगा जमुना सरस्वती की बात होती है। गंगा यमुना प्लस किसकी बात होती है? सरस्वती की बात होती है। ठीक, संगम भी बोला जाता है। इसके बाद हरिद्वार की अगर बात कर ले तो हरिद्वार में क्या है? जो गंगा नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो ये जगह कौन सी है आपकी? हरिद्वार है। नेक्स्ट क्या है? उज्जैन। कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा नासिक की अगर बात कर लें, कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक, नासिक में एक और है, 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें से एक जिसे बोला जाता है त्रयंबकेश्वर। क्या बोला जाता है? त्रयंबकेश्वर। वो भी कहां पर है? कहां पर है ये त्रयंबकेश्वर? तो ये भी कहां मिलेगा? ये मिलेगा नासिक में, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे। और त्रयंबकेश्वर से ही बोला जाता है कि जो गोदावरी नदी है उसकी उत्पत्ति त्रयंबकेश्वर से ही होती है। एक पहाड़ी है ब्रह्मदेव, उस ब्रह्मदेव पहाड़ी की जबसे ऊंची चोटी है, जब आप ऊपर जाएंगे चोटी पर तो कहा जाता है वहीं से जो गोदावरी नदी है वो उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होगा। 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड का टाइम है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जेपी। क्या हो जाएगा? जेपी नारायण, यानी कि जेपी। अब एक बात आ रही है, सही है 1950 पे सर्वोदय योजना थी क्या? तो सर्वोदय योजना का मतलब था सबका उदय भारत में, क्योंकि 1950 की बात चल रही है। भारत अभी 1947 में हाल ही में, यानी कि तुरंत उस समय में 1947 में आजाद हुआ है। देश में भेदभाव बहुत चल रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए जो गरीब और जो पिछड़े लोग थे उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसे बोला गया था सर्वोदय योजना। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि जो गांधी जी के आदर्श थे, सत्य की बात है, अहिंसा की बात है, सबके लिए उदय की बात है। गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि अगर आपको भारत को समृद्ध करना है, भारत को मजबूत करना है, तो आपको भारत के गांव को और गांव में रहने वाले लोगों को मजबूत करना होगा। और ये जो योजना है ये उसी से प्रेरित थी। कौन सी योजना से? गांधीवादी योजना से प्रेरित थी। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जेपी, यानी कि जेपी नारायण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा क्या है इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा क्या? एनएसजी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और इस संगठन का क्या नारा है? सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा। ठीक, इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट, जो काफी पूछा जाता है, भारतीय वायुसेना की बात, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा जाता है कि इनका ध्येय वाक्य या मोटो वाक्य क्या है। तो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशः दीप्तम, याद रखिएगा। ठीक, नभः स्पृशः दीप्तम, ये किसका मोटो या ध्येय वाक्य है? तो ये वाक्य है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि एनएसजीस की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तब तक आप लोगों के मैं कमेंट वगैरह देख लूं, आप लोग कुछ कमेंट वगैरह अगर कर रहे हो, 1 मिनट का समय दीजिएगा, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए फटाफट से क्या है इसका आंसर। ठीक, बढ़िया, बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा द्वारा जारी किया जाता है? अब फिर वही बात, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात हो रही है, यानी आतंकवाद के मुद्दे की बात हो रही है, तो संगठन हमेशा वो होगा जो शांति और स्थिरता की बात करता है। तो यहां पे हमारे ऑप्शन में क्या मिलेगा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो शांति और स्थिरता की अगर बात है तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? बताएं भाई, क्या होगा आंसर? भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? महात्मा गांधी की, अरविंदो घोष की, स्वामी विवेकानंद, या फिर विनोबा भावे? बताएं जल्दी से, 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विनोबा भावे। क्या होगा आंसर? विनोबा भावे। अब भूदान आंदोलन के बारे में अगर बात कर ले, कब हुआ था या ये कब शुरू हुआ था? तो 1951 में, याद रखिएगा। ठीक, कहां पर, जगह कौन सी थी? तो पहले था आंध्र प्रदेश, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो गया तो ये कहां बन गया? पहुंच गया तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी जगह कौन सी है? पोचमपल्ली। कौन सी जगह है? पोचमपल्ली। कौन सी जगह है? पोचमपल्ली। ठीक है, तो टाइम पीरियड यानी कि ईयर क्या हो गया? 1951 की बात कर रहा है। अब बात है ये सर, ये भूदान आंदोलन था क्या? तो क्योंकि जमींदारी व्यवस्था लागू थी और लोगों में, जमींदार वगैरह जो थे, उनके पास पैसे वगैरह बहुत ज्यादा थे, एक तरफ गरीब तबका था, एक तरफ बहुत अमीर तबका था। तो भूदान आंदोलन के तहत ये विनोबा भावे जी ने लोगों से ये अपील की थी, लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, केवल अपील की थी कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो सरकार को या जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दान करें। और जब दान करेंगे, जो भूमिहीन लोग होंगे उनके पास भी अगर थोड़ी मात्रा में जमीन वगैरह आ जाएगी तो उनके जीवन का यापन अच्छी तरीके से हो पाएगा। और साथ में समाज में आर्थिक तौर पर लोग बराबरी को महसूस कर पाएंगे। वरना यही चलता रहेगा कि एक तबके के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा अमीर है, दूसरा जो तबका है वो उतना अमीर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। किसकी बात है? विनोबा भावे की बात है। ठीक, नेक्स्ट देख लें आगे। अगला क्या कहता है? किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में अनीमिया होता है?
रक्त अल्पता की बात कर रहा है। अनीमिया किसकी कमी से होता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर B6 भी होता है, इसका आंसर B9 भी हो सकता है, इसका आंसर B12 भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है? B12 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो B12 है ये क्या है? इसका केमिकली नेम क्या है? विटामिन बी फैमिली का है ये, तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामिन या माइन। विशेषता क्या होती है? इसमें होता है कोबाल्ट। क्या होता है भाई? इसमें होता है कोबाल्ट। ठीक, अब बात आती है सर अगर एनीमिया से बचना है हमको, कि हमारे शरीर में अनीमिया यानी कि खून की कमी ना हो, तो आयरन रिच वाली चीजें आपको खानी चाहिए जिनमें आयरन ज्यादा होता है। सबसे बढ़िया होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे मेथी वगैरह हो गई, बथुआ वगैरह हो गया, पालक हो गया, इसके अलावा गुड़ वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें खानी चाहिए। समझ में आ गई बात? विटामिन B1 की अगर बात कर ले, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या नाम होता है? थायमिन होता है। ठीक, विटामिन B2 की बात कर ले, क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन नाम होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी बात। ठीक, आगे बढ़ जाएं, बताइए आगे बढ़ जाएं। बचा एक और विटामिन B6, सर इसका नाम तो बता दो। तो B4 होता ही नहीं है, मैंने बताया था। B5 का नाम होता है पेंटाथेनिक, तो B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। याद रखिए, विटामिन B6 का केमिकली नेम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। ठीक, तो ये क्या है? ये केमिकली नेम्स हैं विटामिन बी फैमिली के। अभी आपको बताया था कुल मिला के प्राचीन समय में कितने विटामिन थे? 13 थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो क्या जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? मानवाधिकार आयोग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, 1993 में इसे बनाया गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर को बना था। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है? तो हटाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के पास होता है, और किसी के पास नहीं होता। ठीक है, जैसे भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप जानते हैं, जिसे CJI कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। मानवाधिकार आयोग क्या है? सर यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मानवाधिकार आयोग। क्या मतलब हुआ मानवाधिकार आयोग का? तो मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जो मानवों के जो अधिकार हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है। कि कोई कैदी है, कोई अपराधी है, अगर वो जेल में रह रहा है, उसके साथ ठीक से बिहेवियर हो रहा है कि नहीं, बर्ताव उसके साथ अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इवन आतंकवादी भी हैं। आपने देखा होगा जनरली पुलिस वाले होते हैं या हमारे जो आर्मी फोर्सेस के जवान होते हैं, अगर कोई आतंकवादी सरेंडर करना चाहता है उसको पूरा मौका देते हैं। उसे कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप सरेंडर करो, नहीं आपको मारेंगे। ये सब क्या है? ये मानवाधिकार के ही कारण है, लक्षण है। क्योंकि वो उनका क्या है, वो तो सीधे गोली मार सकते हैं, बात खत्म हो गई। कौन आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके राशन की जिम्मेदारी ले? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मानवों के, लोगों के, हम लोगों के कुछ अधिकार हैं, और उन अधिकारों के तहत ही इस तरीके की संस्थाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। क्या होता है भाई? तहसीलदार के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? कौन कौन सी शक्ति होगी? पहला ऑप्शन है संबंधित गांव की अडंगल पानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। दूसरा, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। अब आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, अडंगल या पहानी क्या है ये? तो ये राजस्व से संबंधित जो फसल का जो लेखा जोखा होता है, उस लेखा जोखा को जहां रखा जाता है, लिखा जाता है, उसकी बात कर रहा है ये। साधारण भाषा में बात कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड समझ सकते हैं। रिकॉर्ड को रखने के लिए एक फाइल बना दी गई, ये वही चीज है। ठीक, नेक्स्ट, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करता है। क्या होगा आंसर? बताएं जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं।
फटाफट से बताएं क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको एक है क्या एक ट्रिक भी बताता हूँ। इस तरीके के जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई निगेटिविटी की बात नहीं की गई है और राजस्व से संबंधित, फसलों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसी के आसपास सारे के सारे ऑप्शन घूम रहे हैं, तो ऐसे में जनरली ये जो कथन कारक वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें ऑप्शन जो होता है, जो आंसर होता है वो डी ही होता है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन के अनुसार ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार होता है तहसीलदार के पास। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लें, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी है, बताएं भाई जल्दी से। किशोरों के द्वारा बहुत आजकल यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है और इसमें से जो भी राशि लिखी है, जो भी आंसर है वो बिल्कुल सही लगाई गई है, क्योंकि उसकी या कमी की वजह से क्या होता है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है, कई बार भीषण या मेजर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। इसीलिए जुर्माना राशि ज्यादा रखनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कितनी है, 25,000 है। तो यह काम गवर्नमेंट ने कम से कम सही किया हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी अपराधी को कितनी प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं, बताएं भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक सामान्य क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार कितनी प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एक तो चलिए मैं हिंट दे देता हूं, एक तो मृत्यु हो ही गया भाई, सबसे बड़ी जो यहाँ पे सजा मिलती है वो मृत्यु है, वो भी हर किसी को जनरली नहीं मिलती। उसके अलावा क्या हो गया, आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बताएं सोच के। मृत्यु है, आजीवन कारावास है, और क्या है। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका फिफ्थ, ध्यान रखिएगा क्या होगा, फिफ्थ। कौन कौन सी हैं बता देता हूं मैं, 5 कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला तो हो गया मृत्युदंड, ठीक, सबसे पहला हो गया मृत्युदंड। उसके बाद क्या हो गया, उम्र कैद की बात आती है या आजीवन कारावास की बात आती है, आजीवन कारावास इसकी बात आती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, इसके अलावा कारावास, साधारण कारावास जिसे कहते हैं, ये भी हो गया। ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कठोर, एक होता है सामान्य। कठोर में सजा के साथ साथ खूब काम करवाया जाता है और सामान्य में क्या है, काम कराया जाता है लेकिन उतना परेशान या टॉर्चर नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक और होता है संपत्ति जो होती है उसकी जब्ती, तो संपत्ति जब्ती की बात आ गई। और लास्ट में एक और क्या आ सकता है, एक और आ जाता है जिसे कहते हैं जुर्माना। क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, याद रखिएगा। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, संपत्ति जब्ती की बात हो गई, चौथा ये हो गया, जुर्माना क्या हो गया, 5वां नंबर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, बताएं इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग एक बार आपने पढ़ा होगा, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। ठीक है, इनकेस डाउट आता है या कमेंट में नहीं आते हैं तो कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल में, थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा ये और इसको फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ जाएं, ध्यान रखिएगा ये होमवर्क है आपका। अगला क्या है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, कौन सा संशोधन था जल्दी से। तो अनुच्छेद 19 यानी कि मूल अधिकार की बात करता है ये, ठीक, और उसमें सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था, पहले नहीं था इसका मतलब, तो बाद में जोड़ा गया। और मैंने हमेशा से बताया है जब भी कोई चीज बाद में जोड़ी जाती है तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद होता है या फिर किस संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया, ये जरूर आपसे क्वेश्चन में पूछता है या एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर इसका, बताएं जल्दी से।
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियों शब्द को जोड़ा गया है? क्या होगा इसका आंसर? 76वां है कि 80वां है कि 95वां है कि 97वां है? तो आंसर इसका क्या होगा? ध्यान रखिएगा, डी होगा, 97वां। ठीक है। अब एक बात इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी, कब आया था सर, ये कब लागू हुआ था? ये 2011 से लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2011 में। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 19 की अगर बात कर लें, किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। किसमें आता है? मूल अधिकार में आता है। ठीक। और 19 में भी बहुत सारे पार्ट हैं उसी के, यानी कि अनुच्छेद 19 के पहले के अगर गा पार्ट की बात की जाए तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि यह हमारा मूल अधिकार है कि हम संघ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संघ बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं? सहकारी समितियां बना सकते हैं। अब बात आती है, सर ये सहकारी समितियां होता क्या है? तो ऐसा समझिए कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और जब आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास उतनी पूंजी नहीं है, आप सरकार के पास गए, तो अगर सरकार ने आपके प्रोजेक्ट को देखा, समझा, उसे समझ में आया, तो सरकार ये बोलेगी ठीक है आप करिए ये काम, हमारी तरफ से मशीनरी या पैसा वगैरह आप ले लीजिए। तो ये जो मिली जुली भावना हो जाती है सरकार की और उस व्यक्ति की, इसी को सहकारी समितियां या सहकारी समिति बोला जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल। आनंद के गुजरात में अमूल कॉरपोरेशन खुली थी कई साल पहले। ठीक। और आज हर घर में या हर कोई अमूल प्रोडक्ट के बारे में जानता है। वो क्या है? वो सहकारी समितियां ही हैं। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, लोग आगे आके जुड़ते चले जाते हैं और वो समितियां बड़ी होती चली जाती हैं। तो समिति क्या हो गई? कुछ लोगों का समूह हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो किसकी बात हो रही है? सहकारी समितियों की बात हो रही है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाएं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनने को बन सकता है, डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की बात हो गई, क्या मूल अधिकार है या क्या है ये? तो मूल अधिकार मतलब कुछ ऐसे हमारे अधिकार हैं जो संविधान ने हमको दिए हुए हैं जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं। जैसे इधर उधर घूमने का अधिकार है, कहीं आपका मन करे आप घूमने चले गए। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के लोग हैं वो अपनी मनपसंद बोली भाषा लिपि में बात कर सकते हैं। अपने नाम से धर्म से संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उनको खोल सकते हैं। देखा होगा आपने भारत में स्कूल बनते हैं, सेंट मैरी बन गया और सेंट जीसस बन गया, दुनिया भर के स्कूल। कभी गुरु हर राय एकेडमी बन गया, खालसा एकेडमी बन गया, इस तरीके के आपने देखा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमें मूल अधिकार, एक तरीके से हमें आज़ादी दी गई है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खूबी ये कि सरकार ये हमसे कभी छीन नहीं सकती। बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन हमेशा कैसा? धनात्मक करेगी, पॉजिटिव करेगी। कभी भी ऋणात्मक या निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, और कहां से कहां तक है? मूल अधिकारों की अगर बात कर लें तो कौन से आर्टिकल से कौन से अनुच्छेद तक बात करते हैं? तो 12 से लेके 35 तक की बात की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 19। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? बताएं जल्दी से, क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होंगे? तब तक देखें कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बताएं तब तक आप इसका आंसर। रविता कुमारी जी, ए। नमस्कार नमस्कार रविता कुमारी जी। ठीक है, बताते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं उसमें नंबर डाल दिया करिए तो पता चलता रहेगा। ठीक है, बढ़िया। आइए आगे बढ़ जाएं।
तो भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो सबसे बड़ी बात है ये अनुसूचियां क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब बात आती है कितनी अनुसूचियां हैं कुल मिला के। अगर अनुसूचियों की हम लोग बात कर लें तो कुल मिला के कितनी अनुसूचियों की बात होती है? तो अनुसूची कितनी है आज की तारीख में? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय की अगर बात करेंगे तो कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। जबकि पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था या बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? पहले के समय में, पुराने समय में, तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। बाद में क्या किया गया? 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। जब 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया तो कुल मिला के कितनी तैयार हो गई? 12 हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके अलावा अगर आर्टिकल्स की बात कर लें, मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या थी 395। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में अगर अनुच्छेदों की बात कर लें आज की तारीख में तो अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 450 प्लस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सर कि हमारा जो संविधान था वो कब बन के तैयार हुआ था? कब बन के तैयार हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? संविधान की बात हो रही है। तो संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 की बात करता है। तो फिर सर लागू कब से हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की बात करता है। ठीक, कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। समझ में आ गई बात? अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, क्या है? भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो छठी जो अनुसूची है उसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम और किसकी बात करता है? त्रिपुरा की बात करता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करता है। तो इसमें से देखिए आपको क्या आंसर मिल गया? आंसर मिल गया त्रिपुरा। अब बात आती है सर ये छठी अनुसूची है क्या? तो अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्रों के लोग होते हैं, जनजातियों से संबंधित जो लोग होते हैं और वो जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो यहाँ पे उनकी देखरेख के लिए सरकार उनके साथ थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करती है, यानी अच्छा व्यवहार करती है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि यूपी के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कहीं भी जाके जमीन खरीद लेंगे। दक्षिण भारत के लोग हैं, अगर उन्हें समझ में आया तो उत्तर भारत में आके जमीन खरीद सकते हैं, जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जनजातीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होता है, रोक होती है कि बाहरी लोग इनसे आके नहीं मिलेंगे ज्यादा, और इनकी जो भी संस्कृति वगैरह है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो इनकी संख्या बहुत कम है, दूसरी बात अगर बाहर के लोग भी इनसे आके ज्यादा मिलेंगे, इनके आसपास रहने लगेंगे, तो इनकी जो संस्कृति है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, धीरे धीरे बात करें तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरकार इनको क्या करती है? अलग से बाकी जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर, थोड़ी डिस्टेंट पे रखती है। समझ में आ गई बात? तो छठी अनुसूची में किन 4 क्षेत्रों के बारे में बात की गई है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बात की गई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कहता है? पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं? क्या होगा इसका आंसर? गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, बताएं इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात है हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो कितने आज की तारीख में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है? 25 है। कितने हैं भाई? 25 है। ठीक, बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अब इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं बढ़िया सा। ठीक है, एक लड़का है, उस लड़के का नाम है अरुण। ठीक, एक लड़का है, उस लड़के का नाम है अरुण, और अरुण घूमने कहाँ जाता है? असम में जाता है। और अरुण नामक लड़का जब असम में जाता है तो वहां उसको मिलती है मीना। कौन मिलती है? मीना। मीना मतलब मिजोरम और नागालैंड। ध्यान रखिएगा।
तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, कौन कौन से एरिया तक के वहां पे रहने वाले लोगों के फैसलों की ये सुनवाई कर सकता है, तो इन क्षेत्रों की सुनवाई कर सकता है। ठीक, कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिला के ऐसे 7 अलग अलग उच्च न्यायालय हैं जो एक से ज्यादा क्षेत्रों की या केंद्र शासित क्षेत्रों की सुनवाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें हाई कोर्ट की, एक जल्दी से क्विक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट की, उससे पहले भारत में न्याय प्रणाली की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ये तो बात हो गई हायरार्की की। ठीक, अब इसके बाद अगर हाई कोर्ट की बात कर लें तो ये कौन से भाग के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है, तो भाग 6 में बताया गया है। ठीक, क्योंकि भाग 6 को क्या बोला जाता है, राज्य, और राज्य से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन सब के बारे में यहां पे बताया गया है। ठीक सर, कौन से अनुच्छेद से अनुच्छेद तक की बात है, तो हाई कोर्ट के बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, और हाई कोर्ट की अगर बात कर लें तो हाई कोर्ट में क्या होते हैं, एक न्यायमूर्ति होते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस तरीके से हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, साथ में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। कितने होते हैं सर, अब ये कहीं फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और वहां पे किस हिसाब से केसेस आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है, यहाँ पे केसेस बहुत आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि है कितनी, 166। याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो और अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ठीक, अब बात आती है कि भारत में वर्तमान में, यानी कि आज की तारीख तक कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आज की तारीख तक वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है, कितनी संख्या है, वो 25 है। कितनी है, 25। जो 25वां बना था वो कहां बना था, वो बना था आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, यानी कि किसकी बात कर रहा है, अमरावती की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अमरावती की बात कर रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 214 है, इसमें ही यह बात बोली गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन ऐसा है नहीं असल में। क्यों नहीं है सर, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कई बार जो एक उच्च न्यायालय एक क्षेत्र में, राज्य में स्थापित होता है, उसका जो क्षेत्राधिकार है वो काफी दूर दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो कुल मिला के ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं या न्यायालयों की बात की गई है, तो कुल मिला के ऐसे 7 हैं जिनका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, बहुत आगे तक बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो के नाम आपको बताता हूं। जैसे चंडीगढ़ में एक हाई कोर्ट है, कहां पर, चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में जब हाई कोर्ट है तो वो कहां कहां के क्षेत्रों की सुनवाई करेगा, तो चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों की सुनवाई करता है। इसके अलावा चंडीगढ़ के समीप पंजाब है, वहां की भी सुनवाई कर लेगा। इसके साथ उसके समीप में हरियाणा है, तो वहां के लोगों की भी सुनवाई कर लेगा। तो आप देख रहे हैं, एक जगह का हाई कोर्ट है लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार है वो काफी बड़ा हुआ है, बड़ा है। ठीक, इसी तरीके से किसकी बात कर लें, इसी तरीके से आप बात कर लीजिए मुंबई की। मुंबई यानी कि किसकी बात कर रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के पास, अब कुछ चीजें कॉमन सेंस से रटना नहीं होता, जिस भी एरिया में आप जाइए उसके आसपास के एक दो राज्यों की बात कर लीजिए, बस वही उनमें शामिल होते हैं। जैसे देखिए चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, बात खत्म हो गई। अगला क्या कहेगा, मुंबई। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो एक तो महाराष्ट्र हो गया। दूसरा क्या होगा, महाराष्ट्र के समीप कौन सा क्षेत्र, गोवा हो गया। ठीक, गोवा के समीप और क्या हो गया, दमन दीव हो गया। क्या हो गया, दमन दीव हो गया। और साथ में क्या हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। दादर नागर हवेली हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ध्यान रखिएगा। तो चंडीगढ़ की बात हो गई, मुंबई की बात हो गई। इसी तरीके से हम किसकी बात कर सकते हैं, इसी तरीके से हम कलकत्ता हाई कोर्ट की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट की भी बात कर सकते हैं। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है सर। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, इसके अलावा आपको और क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपको अंडमान निकोबार भी मिल सकता है।
क्या मिल जाएगा? अंडमान निकोबार भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के, ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दिए। इस तरीके के कुल मिला के कितने हैं हाई कोर्ट जिनका जो क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा है, वो काफी राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों को कवर करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी संख्या हो जाएगी 7। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला क्या है? संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं। संगणक मतलब कंप्यूटर्स। तो द कंप्यूटर्स आईसी चिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब यानी कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, तो आईसी चिप्स बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली का नाम सुना है ना? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, यानी कि अमेरिका में बनी हुई है, जहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो ये सिलिकॉन वैली इसीलिए बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर्स में जो चिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? आईसीस की। या जो आईसी चिप होती हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन में। देखिए, निम्न में से कौन एक समय में कड़े उपयोगकर्ताओं का सपोर्ट कर सकता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम? देखिए, पाल्म टॉप कॉमन सा ये क्वेश्चन है। पाल्म टॉप बहुत छोटा होता है, पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत होता है, मिनी कंप्यूटर की भी बात है, माइक्रो कंप्यूटर की भी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? इसका आंसर हो जाता है जो एक समय में कई कड़े या बहुत ज्यादा उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब एक बात और है, यहाँ पे कभी कभी डाउट भी आ जाता है कि सर माइक्रो होगा कि व्यक्तिगत होगा। तो कई बार बात ये आती है कि जो कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसकी कैसी रैम है, उसकी कैसी रोम है, उसकी पावर कैसी है, उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। याद रखिएगा। अब एक और ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं, ई की बात कर रहा हूँ, एक और बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको बोला जाता है मेन फ्रेम। कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर के बाद ही, या सुपर कंप्यूटर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये भी ऑप्शन में आ जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर बताएं जल्दी से, किस पद्धति पर कार्य करता है? क्या होगा आंसर इसका? तो आंसर इसका हो जाएगा डिजिटल। भैया हमें गणनाएं करनी होती हैं, फटाफट से हम गणनाएं वगैरह करते हैं। कैसे करते हैं? जब वो कैसा होता है? डिजिटल होता है। बात आती है हाइब्रिड क्या होता है? तो हाइब्रिड भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप होता है, दोनों तरीके से काम करता है। जबकि एनालॉग की बात कर लें तो एनालॉग क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो एनालॉग जो कंप्यूटर हैं इनको बेसिकली यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नापनी है, कितना करंट आ रहा है ये नापना है। किसी भी चीज़ की हमें लंबाई नापनी है, करंट वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो भौतिक चीज़ों को, राशियों को मापता है, जो इस तरीके की गणनाएं करता है, उसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसका वोल्ट मीटर कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, इस तरीके की जो गणनाएं करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा एनालॉग। और इन दोनों का जो सम्मिति या मिश्रित रूप है, सम्मिलित रूप है, क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड यानी मिला जुला रूप। ठीक, आइए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? बताएं क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर इसका होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। अब बात आती है सर ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम है क्या? क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है ये? तो सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर हो गया,
क्लाइंट मतलब हो गया उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर, और जब उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हो गया सर्वर, ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। यहाँ पे यूज़र बैठा है, इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, और ये सेंट्रल सर्वर है। इन्होंने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी, कुछ इनपुट डाला, तो जो भी रिक्वेस्ट भेजी वो इस सर्वर के पास जाएगी, और जब इस सर्वर के पास जाएगी तो इस सर्वर में वो सारे काम प्रोसेस होंगे, और प्रोसेस होने के बाद यहीं से वापस आउटपुट वापस आ जाएगा, और जो भी हमें चाहिए, जिस भी वेबसाइट की, जिस भी चीज़ की हमने डिमांड की है, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आप हायरार्की देख रहे हैं, पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट नहीं होगा तो सर्वर क्या करेगा, और सर्वर नहीं होगा तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहेगा? भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? बताएं भाई, भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम? भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? देखें भाई क्या चल रहा है ऑनलाइन में, कौन कौन है हमारे साथ, इसको देखते जाइएगा, और आगे आपको पसंद आए तो कमेंट वगैरह करते जाइएगा, बताइएगा कैसी हैं क्लासेस। ठीक। तो भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम नाम है। क्या होगा आंसर? परम नाम है। परम यानी कि परम 8000, पूरा नाम है परम 8000, ध्यान रखिएगा। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1991 में। किसने बनाया था? एक संस्था है जिसका नाम है सीडैक, जो इस तरीके के कार्य करती है, कंप्यूटर वगैरह नए बनाने हैं, नई मशीन्स बनानी है, वो ये काम करते हैं। ठीक है, सीडैक। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो सीडैक का हेडक्वार्टर है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। ध्यान रखिएगा ये बात, कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड ये है हमारी डिटेलिंग। तो आज के लिए हमारे जो 25 क्वेश्चन हैं वो पूरे होते हैं। कल फिर से हम एक नई क्लास में जुड़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए, रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।